नमस्कार आप सभी दर्शकों का। बिहार स्वाभिमान आंदोलन अपने विभिन्न विषयों की चर्चा अपने इस पटल पर करता रहा है। इसी क्रम में आज क्योंकि बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती है और हम अपने उस अ, एक ऐसे महान व्यक्ति को स्मरण करने की जिम्मेवारी जवाबदेही लेता है बिहार स्वाभिमान आंदोलन। और आज हम श्री बाबू को स्मरण करने वाले हैं। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है श्री बाबू और आज की राजनीति। और इस परिचर्चा में श्री बाबू के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों का मैं युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र, उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूं। हमारे सब पहले वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय पंकज, एक ख्याति लब्ध प्रख्यात साहित्यकार जो भारत राष्ट्रीय फलक पर इनकी पहचान है साहित्य के क्षेत्र में। आपका सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजनीति विज्ञान के प्रख्यात प्रोफेसर प्राध्यापक रामदयालु सिंह महाविद्यालय के प्राध्यापक श्री विकास नारायण उपाध्याय जी। आपका भी सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमारे परिचर्चा का विषय है श्री बाबू और आज की राजनीति। राजनीति की बात ही क्या कहना। श्री बाबू अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में हम जितना कुछ कहें वह शायद कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे अपने वक्ताओं के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, डॉक्टर संजय पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, या यूं कहे कि बिहार के प्रथम निर्माता की संख्या अगर दी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बाबू श्री कृष्ण सिंह, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व का के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर संजय पंकज। बिहार स्वाभिमान आंदोलन में उपस्थित आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा, जबकि हम बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की जयंती के अवसर पर एक मौजूद विषय पर संवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, शत शत स्वागत। जिसकी कीमत जान न पाए जगत जौहरी मरते दम तक, वह अनमोल रतन आया था अपने पांवों चलकर हम तक। वह समय जब भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजी दासता के विरुद्ध जो युद्ध लड़ रहा था, उस युद्ध में बिहार के जिन महापुरुषों की अग्रणी भूमिका रही, उसमें डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू भी महत्वपूर्ण हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले भी और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी वे बिहार की सत्ता के सर्वोच्च पद पर दो बार प्रधानमंत्री के रूप में, फिर मुख्यमंत्री के रूप में, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सर्वसम्मत से चुने गए थे। आज जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हठात पद्मश्री डॉक्टर श्यामनंदन किशोर की ये पंक्तियां स्मरण आ जाती हैं कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। लेकिन राजनीति की शुचिता का वह दौर, जिस दौर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, उनका इतिहास है कि जब वे चुनाव लड़ते थे, लोग बार बार कहते थे कि अपने चुनाव क्षेत्र में चलिए, अपने चुनाव क्षेत्र में चलिए, लेकिन अपने जीवन में चुनाव के दरमियान डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कभी भी क्षेत्र में नहीं गए। अर्थात उनके अपने कर्तव्य पर इतना भरोसा था, अपनी संवेदनशीलता पर और जनता के लिए किए गए काम को लेकर इतना विश्वास था कि उन्हें लगता था कि जिस जनता के लिए मैंने काम किया है, जिस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है,
उस क्षेत्र में मैं बार नहीं आ रहा है बार आवाज। जाऊं, यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। हेलो, जी जी, आपकी आवाज मिल आवाज रही जा है। रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये कभी कभी पटल से बिल्कुल मैं ही गायब हो जाए। जाता हूँ। जी हाँ, जी अब प्रकट हुआ। आप सब लोग अभी कहाँ प्रकट हैं? जी दिखाई नहीं ये दे रहा है। प्रकट, हाँ, प्रकट होने का और अंतर्धान होने का खेल साथ साथ चल रहा है। लेकिन जी मुझे जी लगता है कि हाँ, चलिए चलिए, भय प्रकट की पाला। इसी तरह से आज की राजनीति का भी यही दृश्य, कोई किसी दल में प्रकट हो जाता है, दोपहर में किसी दल में चला जाता है, शाम तक किसी दल में चला जाता है, फिर एक रात अंतर्धान रहता है, फिर दूसरे दिन किसी और दल के माध्यम से प्रकट हो जाता है। तो ये खेल राजनीति में इन दिनों चल रहा है। लेकिन वह दौर जब राजनीतिक शुचिता का दौर था, विश्वास का दौर था, श्री बाबू कभी भी चुनाव के दरमियान अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे और क्षेत्र की जनता अपार बहुमत से उन्हें विजयश्री की माला पहनाकर विधानसभा में भेजती रही। अपने समय से बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील, अपने विकासशीलता के कारण आज हम विकास की बात करते हैं, जबकि इस विकास के समानांतर अपने देश में कई तरह के दोहन, शोषण और विनाश भी समानांतर चल रहे हैं। और वह दौर सचमुच विकास का दौर था। एक वाक्य में अगर मैं कहूं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के समय में बिहार ने जिस तेजी से विकास किया, उनके बाद ही विकास का दौर दिशाहीन होते हुए आज एक तरह से स्थगित और मृत प्राय है। आज की राजनीति जाति आधारित राजनीति है। आज की राजनीति दल के पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति है। आज की राजनीति धन बल और बाहुबल की राजनीति है। तब की राजनीति त्याग, सेवा और राष्ट्रीयता की भावना से भरी हुई होती थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा इसके एक अप्रतिम, अद्वितीय और अनुपम प्रतिमान हैं, जो जनता के बीच तो लोकप्रिय थे ही, अपने संघर्षशील व्यक्तित्व के कारण भी जाने जाते थे और इतने अध्ययनशील थे कि उस समय के सबसे बड़े पढ़ाकू के रूप में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते थे। जवाहरलाल नेहरू को भी लगता था कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जो सद्य प्रकाशित पुस्तक है, उसका अध्ययन सबसे पहले उन्होंने ही किया। एक बार श्री बाबू से वे चर्चा कर रहे थे कि श्री बाबू, आपने यह पुस्तक पढ़ी क्या? श्री बाबू ने कहा कि पढ़ी भी, और उस पर मैं आपसे बातचीत भी कर सकता हूं, और मेरी लाइब्रेरी में वह पुस्तक आज भी सुरक्षित है, और 3 महीने पहले प्रकाशन के साथ ही मेरे पास पुस्तक आ गई थी। इतनी अद्यतन जानकारी रखने वाले, उसका प्रमाण है मुंगेर का वह श्री कृष्ण सिन्हा मंदिर, जिसमें 18,000 से ज्यादा पुस्तकें उनके द्वारा जो पढ़ी गई थी, दान के रूप में दे दी गई पुस्तकें, और सारी पुस्तकों पर उन्होंने चिन्हित करते हुए टिप्पणियां भी लिखी हैं। और एक ही विषय नहीं पढ़ा करते थे, अनेक विषयों के अध्ययन करते हुए जब वे पढ़ लेते थे, अध्ययन करते थे, चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर लेते थे, तब फिर चिकित्सा की बात करते थे। एक मुख्यमंत्री को, एक जो सर्वोच्च सत्ता के पद पर विराजमान है, उसे अपने तमाम मंत्रालयों के बारे में, मंत्रालयों के संदर्भ के बारे में, मंत्रालयों के विषय के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है कि उसे सब पर ध्यान देना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा पर मैं बात करूं, उससे पहले एक कविता की पंक्ति कि पहाड़ केवल पत्थरों का ढूंढ नहीं, हरियाली और नमी का भी अपना घर होता है। अर्थात एक संवेदनशील व्यक्तित्व, जहां नमी भी थी, हरियाली भी थी, और केवल परिशुद्धता नहीं थी, प्रशासनिक कठोरता के भीतर भी एक अजस्र सोता लगातार प्रवाहित होता था शीतल जल का। और पहाड़ सा व्यक्तित्व, जिसकी छाया में बैठते हुए कई पीढ़ियां, केवल राजनीति की नहीं, संस्कृति, संस्कार और विकास की कई पीढ़ियां विकसित होती रही। पहाड़ केवल पत्थरों का ढूंढ नहीं, हरियाली और नमी का भी अपना घर होता है। बड़े बड़े वृक्षों को जन्म देता पालता पहाड़ जब कभी उदास होता है तो पसीजती है उसकी नमी, और वह नमी नदी बन बहने लगती है विभिन्न धाराओं में।
बहता हुआ पहाड़ जाने किस किस घाट, किस किस लोग और किस किस गांव नगर लगता, छूता और घूमता जा मिलता है समुद्र से। समुद्र की ज्वार हाहाकार नहीं, पहाड़ की युगलबंदी की चुनौतीपूर्ण ललकार है, जो तटों पर पछाड़ खाकर बार बार गिरती और दूर दूर तक। मुझे लगता है फिर डिस्कनेक्टिविटी का बार बार शिकार पता नहीं क्यों हो रहा है। की आवाज आ रही है? ये दृश्य नहीं आ रहा है। अब मैं आ गया, प्रकट हो गया। चुनौतीपूर्ण ललकार है, जो तटों पर पछाड़ खाकर बार बार गिरती और दूर तक फैल जाती है। साझेपन की संस्कृति और शक्ति को पहाड़ और समुद्र कैसे संरक्षित रखते हैं, जानने से पहले छूना होगा दोनों को। एक कठोर प्रशासक, एक दूरदर्शी राजनेता, एक संघर्षशील राष्ट्रीय योद्धा और एक अति संवेदनशील विराट मनुष्य के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा आज भी अनुलंघ्य हिमालय की तरह चुनौती देते हुए और प्रेरणा देते हुए हमारे समय में दीप्यमान हो रहे हैं। आज की राजनीति को, आज के राजनेताओं को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से सीखना ही नहीं चाहिए, केवल अनुकरण भी करना चाहिए, अनुसरण भी करना चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह महान सत्ताधीशों के बीच एक निष्पृह जनसेवक थे, घोर अंधकार के बीच एक प्रकाश स्तंभ। अब संस्कृति की गलीज में सांस्कृतिक वैभव के श्वेत सद्दल थे। चरित्र संकट के भयावह समय में आचरण सिद्ध प्रज्ञा पुरुष थे। कंठ का किरण जंगलों में निर्भीक विचरता एक नाहर, मूल्यहीन राजनीति के मध्य नैतिक निष्ठाओं का नायक, दमित पीड़ित सोचतों की बुलंद आवाज, जन जन के विश्वास, होठों की हंसी, आंखों की रोशनी और हृदय की आस्था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह समरस समाज और सद्भाव के प्रबल हिमायती थे। उन्होंने कभी आदमी में विभेद नहीं किया। उनका विश्वास था, आदमी को आदमी का हाथ चाहिए, आदमी को आदमी का साथ चाहिए। आज की राजनीति आदमी को बांटने वाली है, आज की राजनीति समाज को तोड़ने वाली राजनीति है। आज की राजनीति मूल्यहीनता और सिद्धांतहीनता की बुनियाद पर खड़ी होती केवल सत्ता और कुर्सी के मोह की राजनीति है। ऐसे में आदमी को आदमी से जोड़ने की राजनीति डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा किया करते थे। संवेदनहीन वर्तमान को उसी अतीत और उसी पुरखे का संबल अपेक्षित है जिसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के अमर नाम से यह राज्य, यह देश जानता और मानता रहा है। प्यार और आदर से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पूरा देश श्री बाबू के रूप में तब भी और आज भी पुकारता था। उनके राजनीतिक जीवन पर, उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर जिन महापुरुषों का योगदान था, जिन महापुरुषों का प्रभाव था, उसमें स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक का प्रभाव, मानव, महामानव, अतिमानव, एक महान क्रांतिकारी, और फिर जब उनकी क्रांतिकारी ऊर्जा अध्यात्म की ओर मुड़ी तो महर्षि अरविंदो के रूप में समय और हमारे देश और संसार के सामने आए। महर्षि अरविंदो का प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व पर गांधी जी का प्रभाव था। तो एक ही व्यक्तित्व में, एक ही चरित्र में, उनके कर्तृत्व में हम देखते हैं कि अनेक महापुरुषों का योगदान है। और उनका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नाम कृष्ण के पूर्णावतार श्री कृष्ण के वैराग्य का, अर्थात कृष्ण में जितने गुण थे राजनीति में सरवाइव करने के लिए, मनुष्य होने के लिए और समाज को आंदोलित स्पंदित करने के लिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा में भी वे सारे के सारे गुण थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जब बिहार पर एक बार संकट पड़ा, लोगों के सामने जीवन संघर्ष का सवाल खड़ा हो रहा था, महंगाई बढ़ गई थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग की और पूरी विनम्रता से, और उस समय जबकि उन पर उनके ही विधानसभा के साथी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उस समय उन्होंने मीटिंग करके
सब लोगों के वेतन में कटौती कर दी और उस समय जितनी अल्प राशि मिलती थी यह कटौती करते हुए लोगों को कहा कि आपको सरकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, आप सरकार हैं, आप शासन कर रहे हैं, आप सत्तासीन हैं, लेकिन सोचिए आपकी मिलती हुई राशि में से थोड़ी मैंने कटौती की है उन लोगों के लिए जिनके सामने भोजन का सवाल है, जिनके सामने आवास का प्रश्न खड़ा होता है। ऐसे लोगों के लिए अगर आपको त्यागना पड़े और मुझे भी त्याग करना पड़े तो मैं सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। मनुष्य की पूजा ही ईश्वर की पूजा और सत्ता की पूजा मेरे लिए है। मैं सेवा के लिए राजनीति में हूं। पहली बार ये 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मानित ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर महादेव बैद्यनाथ धाम का, तब दलितों का प्रवेश निषेध था। इतना कट्टर ब्राह्मणवाद समाज पर हावी था और चारों तरफ पाखंड का बोलबाला था, संकीर्णताएं थी, अंधविश्वास थे, छुआछूत की भावनाएं थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपने नेतृत्व में दलितों, अछूतों और अंतिम पायदान पर खड़े हुए उपेक्षित वर्ग का नेतृत्व करते हुए जबरन ये बैद्यनाथ धाम शिव मंदिर में प्रवेश किया और तब से वहां दलितों के प्रवेश अबाध गति से हो रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण बाबू अपने समय से बहुत आगे के थे। अपने समय में भी क्रमशः वे सफलता के पायदान पर चढ़ते चले गए। विकास की यात्राएं उन्होंने तय की और अंधकार में फंसे हुए इस देश के प्रमुख प्रांत, जिस प्रांत का सांस्कृतिक पौराणिक गौरव था, लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही अंधेरे से भारत का सफर शुरू हुआ था। वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अंधेरे से अपने प्रांत, अपने देश और अपनी प्रिय जनता को उबारने का काम किया। विकास की गति तीव्र से तीव्रतर होती चली गई, फिर तीव्रता के साथ तीव्रतम शिखर पर पहुंचती हुई विकास की गति। उन्होंने जितने कल कारखानों की स्थापना की, दुर्भाग्य है कि बाद के नेतृत्व ने उन कल कारखानों की ठीक से देख रेख भी नहीं की, विकास भी नहीं किया, उसका फैलाव भी नहीं किया, बल्कि समय के परिवर्तन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कल कारखाने काल के गाल में समाहित होते चले गए। तब उनके सामने बेरोजगारी के प्रश्न नहीं थे, क्योंकि रोजगार खड़ा कर रहे थे। ऐसे श्री कृष्ण बाबू के विराट व्यक्तित्व की चर्चा हम कर रहे हैं, जो बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल है। वे बुलंदियों के शिखर पर पहुंचते रहे, ठहरे भी, और आज उनका समदर्शी व्यक्तित्व, समरस समाज के निर्माण वाला व्यक्तित्व, कई ऐसे दृष्टांत हैं। जब कभी भी सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ, श्री बाबू ने एक कठोर प्रशासक की हैसियत से दंगाग्रस्त, तनाव ग्रसित क्षेत्र में जाकर सीधे सीधे हिंदुओं को भी ललकारते थे, हिंदुओं का भी क्लास लेते थे और मुस्लिम समाज का भी क्लास लेते थे। इतने कठोर प्रशासक थे। एक शब्द पर उबली हुई जनता की भीड़ भी खामोश हो जाती थी। अपने नेता के प्रति इतना सम्मान भाव था। उनका एक दीप्यमान आभा मंडल था। उनकी खामोशी भी बोलती थी, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने कृतित्व से और अपने आचरण से अपने व्यक्तित्व को इतना गंभीर और गरिमामय बना लिया था कि लोग उनसे हल्की फुल्की और दिशाहीन बात करने में केवल संकोच नहीं करते थे, डरते भी थे। अन्यायपूर्ण बात उनकी बिरादरी के लोग भी नहीं कर सकते थे। तो एक जाति मुक्त, एक सिद्धांतवादी, एक राष्ट्रवादी। हेलो, आवाज जा रही क्या? हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। ठीक, मैं समाप्त करता हूं। महान शासक, महान नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने समय में भी थे और आज दिशाहीन भटकी हुई राजनीति, जो राजनीति किस किस तरह के दलदल में फंसी हुई है, वह सड़ात पैदा करने वाला दलदल है। वह लगातार
गलीज पैदा करने वाला दलदल है। तो ऐसे दलदल से दिशाहीन राजनीति को, अब सांस्कृतिक राजनीति को उबारने के लिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे विराट व्यक्तित्व के चिंतन और व्यक्तित्व कृतित्व से प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनके अध्ययन की जरूरत है। मैं तो बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जीवनी छोटे क्लास से लेकर ऊंचे वर्ग तक निश्चित रूप से पढ़ाई जाए, ताकि आज के छात्र भी, आज के नौजवान भी, आज के युवक भी, आज के बुद्धिजीवी भी, आज के राजनेता भी अपनी तैयारी राजनीति के क्षेत्र में करते हुए अपनी मनुष्यता को कैसे विकसित करें, यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जीवनी से ही संभव है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के व्यक्तित्व कृतित्व का अध्ययन पीढ़ियों को करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय पंकज जी। हमारे साथ राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक और राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखने वाले डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारी इस परिचर्चा का विषय है श्री बाबू और आज की राजनीति, कितना बदलाव महसूस करते हैं आप? वर्तमान राजनीति की पीड़ा की चर्चा डॉक्टर संजय पंकज जी ने की। आखिर ये बदलाव के क्या मायने हैं, क्या कारण है, इस पर हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। हेलो जी, मिल रही है आपकी आवाज। सभी सुनने वालों को और खास करके आदरणीय संजय पंकज जी को और संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का जो आपने विषय रखा है श्री बाबू और आज की राजनीति, यह बड़ा ही आज के लिए प्रासंगिक है और मौजूद विषय है। आवाज जा रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज जा रही है? आ रही है आवाज। हाँ, साफ आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है जी। बहुत ही प्रासंगिक है जी, बहुत ही प्रासंगिक है। और श्री बाबू कनेक्टिविटी की समस्या है, लगता है ऐसा। बल्कि उन्होंने श्री बाबू के जीवनी पर प्रकाश डाला है और की क्या स्थिति है, क्या हम लोग राजनीति में आज के भोग रहे हैं, इस संबंध में उन्होंने प्रयास किया है। श्री बाबू जो बिहार में थे उस समय हम बच्चे थे, जिस समय श्री बाबू यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 1937 में प्रधानमंत्री वो थे। और उसके बाद जब हम लोग बड़े हुए और उनके बारे में पढ़ने, सोचने, समझने का मौका लगा और एक बार बचपन में उन्हें पटना में देखने का मौका मुझे लगा है, तो उनकी जो श्री बाबू की जो पकड़ थी और कांग्रेस में यहाँ श्री बाबू और उनको आशीर्वाद देने के लिए राजेंद्र प्रसाद भी आए थे और राजेंद्र बाबू से उनका काफी जुड़ाव था उस समय के राजनीति में और वह जीवन पर्यंत असेंबली के नेता बने रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री हुए, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए। उनके साथ अपने अंतिम समय तक वह नेता थे। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय में एक गुड गवर्नेंस जो आज की बात होती है और गुड गवर्नेंस की जाती है, तो उनके समय में यह गुड गवर्नेंस स्पष्ट रूप से देता है और ठीक उस समय में तकनीकी कारणों से संपर्क टूट जा रहा है बीच बीच में। बिहार स्वाभिमान आंदोलन जानना चाहेगा और डॉक्टर संजय पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप ही से
मैं सवाल करता हूँ अपने हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि श्री बाबू, जहाँ बिहार की राजनीति का प्रारंभ एक विराट व्यक्तित्व के द्वारा होता है, उनके द्वारा नियंत्रित होता है, कई सारे उद्योग लगाए जाते हैं, विकास की एक नई धारा बहती है, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें जो ह्रास हुआ, इसके पीछे कौन सी चीजें उत्तरदायी रही हैं, और आज हम श्री बाबू की कमी महसूस करते हैं, तो क्या हमारे राजनीतिक जो हमारी उस हमारा जो राजनीतिक आकाश है, क्षितिज है, उस पर कोई श्री बाबू जैसा व्यक्ति दैदीप्यमान नहीं हो सकता? इसके क्या कारण आवाज है जा रही है डॉक्टर? जी, आवाज जा रही है मेरी? जी जी जा रही है, आ रही है, मिल रही है सर जी। तो उस समय श्री श्री धर वासुदेव सोहनी जी थे उनके प्रशासन में, और उसी तरह से थे, तो उस तरह के शासन की व्यवस्था करके उस समय जो एक रिपोर्ट आप देखें, उस समय एक प्रशासनिक अध्ययन के प्रशासनिक ढांचा को अध्ययन के लिए एक कमेटी, ऑल इंडिया कमेटी बनी थी। वह कमेटी के चेयरमैन थे प्रशासन के और तो बिहार को उस समय के हिंदुस्तान में एक नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री थे। और कि वो गुड गवर्नेंस जिसकी बात आज करते हैं, जिसकी इंडिया के साथ विकास, तकनीकी कारण हावी है। आपसे मेरा जो प्रश्न था, मैं चाहूंगा कि आप उस प्रश्न पर प्रकाश डालें। आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया है। रूसो का एक कथन है कि दार्शनिक को राजा होना चाहिए और राजा को दार्शनिक। कहने का अर्थ दार्शनिक जीवन के यथार्थ को समझता है, वह सबके जीवन का सम्मान करता है और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित होता हुआ वह सर्व कल्याण की कामना करता है। और राजा जब दार्शनिक होता है तो वह अपने शासन के साथ एक गहरी मानवीय संवेदनशीलता भी रखता है, और उस संवेदनशीलता में वह पर दुख कातर भी होता है। वह सारे मनुष्य को अपने क्षेत्र के अधीन अपनी जनता को मनुष्यता की कसौटी पर ही देखता था। आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह कोई चिंतन दार्शनिक ही कर सकता है। राजा जब दार्शनिक हो जाता है तो वह सही अर्थ में अपने जीवन जैसा ही तमाम जीवन को देखता है, समझता है, अनुभूत करता है, और तदनुसार उसके लिए एक बेहतर वातावरण का निर्माण भी करता है। ये बार बार पटल से मैं गायब हो रहा हूं, ये आज ही इसकी जिद भी है। आपकी आ गया आवाज जा रही थी। बिल्कुल, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रखर प्रतिभा और मेधा से संपन्न थे। उनकी रुचि छात्र जीवन से ही स्वाध्याय में रही। आज कितने राजनेता पढ़ रहे हैं, आज कितने, पढ़ना केवल पुस्तकीय ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, घर से बाहर निकला कर, दुनिया को भी देखा कर, पढ़ के सब कुछ सीखेगा, देख के भी कुछ सीखा कर। कबीर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन का व्यावहारिक ज्ञान था। मनुष्य से निरंतर संवाद करते हुए मनुष्य के अंतर मन को जानते समझते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जान समझ लिया था, अपने जीवन से उन्होंने संवाद बना लिया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अपने जीवन को समझते थे और अपने जीवन के साथ साथ अपने
क्षेत्र के संपूर्ण जनता के जीवन संघर्ष को भी बहुत नजदीक से देख रहे थे। यही मैं कोट करूं अदम गोंडवी का एक शेर कि आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं लिए चलता हूं चमारों की बस्तियों तक आपको। तो ये दलितों की बस्ती तक ले जाने का सीधा अर्थ है कि दलित का जीवन संघर्ष क्या है। समाज ने जो उन्हें युगों से उपेक्षित कर रखा था, समाज ने जिस भेदभाव की दीवार खींच रखी थी, उस भेदभाव की दीवार को कोई दार्शनिक, कोई चिंतक, कोई संवेदनशील शासक लगातार तोड़ता रहा है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद कदाचित इक्के दुक्के संवेदनशील राजनेता अपने बिहार में आए तो उनके कार्यकाल को देखा जाए तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने जनप्रियता हासिल की थी। समाज सेवा से जब भी समय मिलता था डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा अध्ययनरत हो जाते थे। वे विभिन्न विषयों का गंभीरता से अध्ययन करते थे। विभिन्न ज्ञान धाराओं से भरी नवीनतम पुस्तकों को पढ़ने की ललक उनके भीतर सदा थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एक दार्शनिक मुख्यमंत्री थे। वे बाह्य जगत से आंतरिक जगत तक को अपनी प्रज्ञा से, बुद्धि से, प्रतिभा से, मेधा से, संवेदनशीलता से, हार्दिकता से सुव्यवस्थित करते थे। वे राजा थे तो प्रजा के हृदय में उसकी सेवा करके विराजते थे। चिंतक थे तो जीवन के यथार्थ को सांस्कृतिक धरातल पर परिलक्षित करते थे। सत्ता ने उन्हें सुविधा भोगी और अहंकारी नहीं बनाया। महाकवि कालिदास ने जो उक्ति राजा दिलीप के संबंध में की है वह श्री बाबू के चरित्र पर पूर्णतः घटित होती है। तंग वेधा विद्येनुनंग महाभूत समाधिना। श्री बाबू को भी विधाता ने महाभूत समाधियों से निर्मित किया था। उनके गठन में जो मिट्टी, पानी, आग, हवा और शून्य है वह सर्वथा भिन्न थी, जिससे पूरी विलक्षणता के साथ वे बने थे। उनमें संयम और शिष्टता का मधुर समन्वय था तो कठोरता और दृढ़ता का सुदृढ़ आधार भी था। वे स्थिर मति से राष्ट्र की पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर मृत्यु पर्यंत सेवा करते रहे। वे जीवन भर सक्रिय रहे। उन्होंने व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठकर कार्य किया। आज की राजनीति राग द्वेष से भरी राजनीति है। आज की राजनीति व्यक्ति विरोधी, सिद्धांतहीन राजनीति है। श्री बाबू का किसी व्यक्ति से विरोध, अपने धुर विरोधी को भी, अपने कट्टर आलोचक को भी, लेकिन उसमें अगर कार्य क्षमता थी तो उसका वे स्वागत करते थे, उसको सम्मान्य करते थे। साथ ही साथ प्रशासक श्री बाबू क्या चाहते हैं इसका अर्थ समझते थे। श्री बाबू के कार्यकाल में उनके अपने से अपने लोग भी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए, लाभ के लिए आए तो श्री बाबू ने उसे नकारा और बार बार श्री बाबू कहते थे सर्वजन हित के लिए आइए, समाज के कल्याण के लिए आइए, जो वास्तव में शोषित है, पीड़ित है, उसकी आवाज बनकर आइए तो काम करने में मुझे भी सुख और शांति की अनुभूति होगी। लेकिन निजी स्वार्थ के कारण आइएगा, जाति के कारण आइएगा तो मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता, इस तरह की सेवा नहीं करता, इस तरह से मैं आपको सहयोग भी नहीं कर सकता हूं। आप में क्षमता है, प्रतिभा है, सरकार की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप स्वतः अपनी प्रतिभा से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से आप आ जाइएगा और सरवाइव कर सकते हैं। तो श्री बाबू ने जिस निष्ठा, दृढ़ता का बचपन में परिचय दिया था, बल्कि कई बार तो सरकार ने उनके सामने समझौता के लिए पत्र भी रखे जब उनकी पत्नी अंतिम सांस ले रही थी और उन दिनों जेल में श्री बाबू थे। श्री बाबू को लाया गया पैरोल पर। एक कमिश्नर ने, अंग्रेज कमिश्नर ने उनके सामने पत्र दिया कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, आपको जेल से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, कोई समझौता नहीं आपके साथ कर रहा हूं, मृत्यु सत्य है, मेरी पत्नी आज है कल नहीं रहेगी, इसलिए ये अगर जा रही है तो जाए, उसके अपनी
पत्नी के मुंह में तुलसी दल और गंगा जल डालकर गीता का एक श्लोक पढ़ते हुए कमिश्नर के उस पत्र को, समझौता पत्र को फाड़ कर फेंक दिया और जेल जाना कबूल किया। उन्होंने जेल गए, इधर पत्नी की मृत्यु हुई। तो इस तरह की कठोरता, इस तरह की दृढ़ता, इस तरह की निष्ठा और इस तरह का शौर्य पराक्रम और साहस श्री बाबू को ऐसे ही बिहार केसरी नहीं कहा गया। श्री बाबू के ज्ञान से, श्री बाबू की दूरदर्शिता से, श्री बाबू के व्यक्तित्व के आभा मंडल से केंद्रीय नेतृत्व भी मार्गदर्शन प्राप्त करता था। केंद्रीय नेतृत्व भी एक शक्ति में आ जाता था। श्री बाबू में केवल प्रांतीय नेतृत्व की ही क्षमता नहीं थी, अवसर मिलता तो राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकते थे, वैश्विक नेतृत्व की उनमें क्षमता थी, इसलिए कि उनके भीतर जो विराट मनुष्य था, उस मनुष्य के कारण श्री बाबू राजनीति में थे और राजनीति में कभी भी उन्होंने मनुष्यता का, करुणा का, दया का, स्नेह का, सद्भाव का, प्यार का दामन नहीं छोड़ा। जिससे लड़ते थे उसको भी बड़े प्यार से बुलाते थे। चुनाव में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी होते थे। राजनीति में भी किसको कहां रखना था इस पर भी मतभेद होता था, लेकिन जो जिस योग्य था उसकी योग्यता का अभिनंदन करते हुए वे हाल चाल लेने के लिए, बल्कि उनसे जो पराजित हुआ या उनसे जो उनके किसी समर्थक के विपरीत चुनाव लड़कर जो जीत गया, उसे वहां घर तक पहुंचकर वे शुभकामना और साधुवाद देते थे। आज की राजनीति दिखावे की राजनीति है, छल फरेब और मूल्य मनुष्यता विरोधी राजनीति है। श्री बाबू इस राजनीति से बहुत दूर दूर थे, क्योंकि शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व के भीतर एक संत था, एक विराट मनुष्य था, और वह मनुष्य जो सबके प्रति समान भाव रखता था, एक सच्चा राजा, एक सच्चा सत्तासीन नेतृत्व जनता के लिए कितना समदर्शी हो, पारदर्शी हो, तो उनका कार्यकाल बहुत पारदर्शी और व्यक्तित्व निष्प्रिय, त्यागी और जनप्रिय था। तो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनके बचपन से लेकर उनके मृत्यु पर्यंत विभिन्न विषयों के अध्ययन के साथ साथ महापुरुषों के पद चिन्ह पर चलने की जो उनकी दृढ़ता और उनका संकल्प था, ये सब के सब थे। इन्हीं गुणों के कारण आज की राजनीति के एक टावर लाइट की तरह आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण सिंह का व्यक्तित्व है। इसलिए श्री कृष्ण सिंह के व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक कार्यशैली से आज की भटकी हुई राजनीति को दिशा और दृष्टि मिल सकती है। इसलिए भी श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल को, उनके मुख्यमंत्रित्व को, उनके व्यक्तित्व को नई पीढ़ी को भी और राजनेताओं को भी, राजनीति के कार्यकर्ताओं को भी जानने, समझने, परखने और अनुसरण में उतारने की जरूरत है। जी, जैसा कि आपने बताया कि वो अपने कार्यशैली से और अपनी विराटता के चलते अपने प्रशंसकों के बीच में ही नहीं, अपने प्रतिद्वंदियों के बीच में भी काफी लोकप्रिय रहे। और ये अगर हम आज की राजनीति की बात करें तो आज जिस प्रकार से जातीयता, जिस प्रकार से उन्माद, जिस प्रकार से विभिन्न चीजों के ऊपर लोग बटे हुए हैं, सिद्धांतहीन राजनीति को हम देख सकते हैं जहां मूल्य नहीं है। वर्तमान स्थिति में श्री बाबू से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जरूरत है, और श्री बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व से आज की राजनीति में अवश्य ही जो एक कालक्रम है जिसमें ह्रास हुआ है, राजनीतिक जो प्रबुद्ध लोग हैं वो राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि श्री बाबू आज की जो राजनीति है और राजनीति करने वाले जो पैरोकार हैं वो श्री बाबू की जीवन और श्री बाबू के कृतित्व से प्रेरणा लेंगे? आने वाला समय कैसा होगा डॉक्टर संजय पंकज जी? लेते तो जन कल्याण भी होता है, लेते प्रेरणा लेते तो राजनीति के प्रति सम्मान भाव भी होता। आज क्या है, नेता शब्द की आचरणहीनता के कारण एक अश्लील शब्द की तरह प्रतिध्वनित होता हुआ शब्द है यह।
नेता शब्द गाली की तरह है। गर्व से लोग नेता जब कहते थे, नेताजी जब कहते थे, तो प्रखर राष्ट्रवादी सेवक योद्धा सुभाष चंद्र बोस का बोध होता था। एक पूरी निष्ठा के साथ सही अर्थ में नेतृत्व करने वाले विराट व्यक्तित्व का बोध होता था। आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, नेता शब्द कितना प्रिय था। राजनीति एक व्यवस्था है। राजनीति संपूर्ण क्षेत्रों को, संपूर्ण संदर्भों को सुव्यवस्थित करने का नाम है। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कोई शब्द, कोई क्षेत्र गंदा हो जाता है आचरणहीन लोगों के हाथों में जाकर। उनके नेतृत्व के कारण प्यारा शब्द नेता आज अपमान की तरह है, गाली की तरह है। और नेता कहते ही अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार आदमी भी जो अर्थ समझता है वह यही अर्थ है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्तियों में कि कुपथ कुपथ रद्दा उड़ाता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसके कृति से धृति उपदेशक वह है, मूर्त दम्भ गरने उठता है शील विनय परिभाषा, मनन रक्त मुख से देता जन को जीवन की आशा, जनता धरती पर बैठी है नभ में मंच खड़ा है, जो है जितनी दूर मही से उतना वही बड़ा है। तो यह हो गया है। और ठाठ से वे लोग आज क्या है, सब लोग जानते हैं कि आज का नेता, आज का नेतृत्व, आज की सत्ता कमीशन आधारित है, भ्रष्टाचार आधारित है। आज की राजनीति की पकड़ उसके तंत्र पर नहीं है। सरकार व्यक्ति नहीं है, सरकार एक तांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र में सरकार एक प्रक्रिया है, सरकार एक स्थिरता का नाम है, लेकिन उस स्थिरता को संचालित करने वाला नौकरशाह होता है। और नौकरशाह पर राजनीति की कितनी पकड़ है, क्योंकि राजनीति ही चरित्रहीनता के शिकार हो गई है। इसलिए वो क्या दिखाए राज ने खुद अपना पता नहीं। वे ठाठ से कहते हैं, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। इसी का दुष्परिणाम है कि आज चुनाव के संदर्भ में आप क्षेत्र में जाइए तो लोग खोजते हैं, पहले पूछेंगे किस जाति का है, फिर लोग पता लगाएंगे कि ये धन वाला है कि नहीं, फिर आपकी ताकत देखते हैं। आप धनबली हैं, आप बाहुबली हैं, आपका जातीय आधार है, तो आप लोक उम्मीदवार होकर भी कहने के लिए लोक उम्मीदवार है, आप हवा बहा सकते हैं, आप अपने पक्ष में जनमत को कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे भले लोग हैं, आप दार्शनिक दृष्टिकोण से संपन्न है, आपके पास विराट मानवीय मूल्य और दृष्टि है, लेकिन जनता के बीच आप अगर जाते हैं धनहीन होकर, जनता के बीच जाते हैं आप तथाकथित बलहीन होकर, आप जनता के बीच जाते हैं जाति मुक्ति के साथ, आप अपने सिद्धांत के साथ जाते हैं, तो वही जनता आपको स्वीकृत कर देती है। जनता का भी कोई दोष नहीं है। जनता को धीरे 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 इतना बड़गलाया गया है, इतना भटकाया गया है, नेतृत्वकर्ताओं ने जनता को इतना दिशाहीन बना दिया है अपनी सिद्धांतहीन और अपनी असंवेदनशील राजनीति के कारण, क्योंकि यहाँ क्षेत्र, जनपद और जनता के सर्व विकास से ज्यादा स्व विकास करते हैं। इसी स्व विकास का दुष्परिणाम है कि वंशवाद की राजनीति विकसित हो गई है, जातिवाद की राजनीति विकसित हो गई है, क्षेत्रवाद की राजनीति विकसित हो गई है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के सामने एक बार उनके घनिष्ठ मित्रों ने कहा, उनके दल के लोगों ने कहा, अच्छे लोगों ने कहा कि आपके फला पुत्र फला क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, और वह चुनाव का समय था। श्री बाबू ने नकार दिया, कहा कि ठीक है, वह राजनीति करना चाहते हैं तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं नामांकन नहीं डालूंगा, मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा। राजनीति परिवारवाद का खेल नहीं है, कोई एक ही होगा। या तो पुत्र को राजनीति और सेवा का शौक है तो वे आए, फिर मैं अपनी दूसरी दिशा तय करूंगा। मैंने वकालत की शिक्षा ली है, वकालत जाकर करूंगा। तो इस तरह का त्याग था। मरती हुई पत्नी को छोड़कर भी वे चले गए, लेकिन समझौता नहीं किया। पुत्र की राजनीतिक इच्छा को भी उन्होंने दमित कर दिया, लेकिन उसके लिए स्पेस छोड़ा। तो पिता पुत्र के बीच में इतना अच्छा संबंध था। आज
इतने अंधत्व में फंस जाते हैं कि केवल अपनी संतानों के लिए ही नहीं, अपने सगे संबंधियों के लिए भी चुनाव के लिए दरवाजा खोल देते हैं। और टिकट देने के संदर्भ में भी यह खुला सत्य है कि पैसे पर बेचा जाता है। यह न्यायालय का सत्य है, यह जनता के बीच का सत्य है, यह पत्रकारिता के बीच का सत्य है, और यह राजनीतिक विद्रोहता का इतना गंदा घिनौना खेल है कि प्रजातंत्र के नाम पर प्रजा का घोर अपमान है। प्रजातंत्र के नाम पर राजनीति का ये इतना बड़ा दुरुपयोग है, और राजनीति का यह खेल जो जाति आधारित है, धन आधारित है, अपराध आधारित है, भ्रष्टाचार आधारित है, और आप अब तो सत्ता के लिए काम करते हुए उसके नौकरशाह है। तो इन सारे संदर्भों को, इन सारी स्थितियों को आखिर कौन तोड़ेगा? इसको तोड़ने के लिए जनता और ईमानदार नेतृत्व करता की हैसियत से यह ललक लेकर आने वाले वैसे युवाओं को, प्रौढ़ व्यक्तित्व को श्री कृष्ण बाबू के व्यक्तित्व कृतित्व से सीखने की जरूरत है, और श्री कृष्ण बाबू के व्यक्तित्व कृतित्व आचरण को आत्मसात करके ही आज की भटकी हुई राजनीति को सही दिशा हम दिखला सकते हैं। वरना आज की राजनीति घोर गलीज में डूबी हुई राजनीति है। ईश्वर जाने कि इससे कब प्रजातंत्र मुक्त होगा। संविधान की दुहाई देते हुए तमाम संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। श्री बाबू ने कभी भी संविधान की दुहाई नहीं दी, लेकिन संविधान के नियमानुसार ही उन्होंने सारे कार्य किए। उन्होंने प्रजा वत्सलता उनके भीतर जो थी, वह प्रजा जिसके बीच वे चुनाव के समय नहीं जाते थे, लेकिन आंख मूंद कर जनता विश्वास करती थी। जनता के बीच वे किसी जाति के नेता के रूप में नहीं थे, धन बली के रूप में नहीं थे, एक सत्तासीन महान राजा के रूप में नहीं थे। वे सर्वप्रिय मनुष्य के रूप में थे, और उसी मनुष्य का रूप अगर राजनीति में भी आता है तो उसके भीतर युधिष्ठिर जैसा राजा हो सकता है, राम जैसा राजा हो सकता है। भिक्षुक बनकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर घूम। तो वे जितनी सादगी में, जितनी सहजता में रहते थे, जीते थे, पैदल चलते थे, बैलगाड़ी पर चलते थे, और जनता को अपनी सवारी उपलब्ध करा देते थे। ऐसा त्याग, ऐसी निष्ठा किस राजनेता में आज है? आज एक बार विधायक बन गए, एक बार मंत्री बन गए तो आपके पास धन का अंबार खड़ा हो गया। कोई श्री बाबू के बाद किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री ने क्या कभी बढ़ते हुए मांगे गए वेतनमान में कटौती करने का काम कभी क्या किया? जनता के लिए कोई सुख सुविधा नहीं, लेकिन राजनीति करने वाले विधायक हों या सांसद हों, मंत्री हों, उनके लिए तमाम सुविधाओं के द्वार खोल दिए जाते हैं। श्री कृष्ण सिंह ने सारे द्वार समय समय पर बंद किए हैं, और उन द्वारों को जन सुख के लिए खोला था। जी, हमारे साथ विकास नारायण उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे जिस तरह का त्याग का प्रतिमान बाबू श्री कृष्ण सिंह ने स्थापित किया, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, बैद्यनाथ धाम में दलितों के लिए का प्रवेश सुनिश्चित कराया, जमींदारी उन्मूलन किया, जमींदारी उन्मूलन की बात की, और सही बात। ये तमाम चीजें जो अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये जातिगत या अपने स्वहित से परे उन्होंने काम किया। वो सर्वप्रिय थे, सर्वजन प्रिय एक नेता के रूप में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वर्तमान की राजनीति किस ओर जा रही है? इससे क्या, इसका जो आउटपुट यानी जो आउटकम मिल रहा है हम लोगों को या मिलेगा, वो किस प्रकार का होगा? प्रदेश की स्थिति क्या होगी? इस पर हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी। आज की स्थिति, हेलो, आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आवाज जा रही है? हाँ आ रही है आवाज। आज की स्थिति बड़ी ही भयावह स्थिति है। जब हम श्री कृष्ण बाबू को याद करते हैं, श्री बाबू को याद करते हैं, और आज की स्थिति का उससे जब कॉम्पैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो लगता है कि बिहार कहाँ चला गया। एक समय में बिहार की जो स्थिति थी वो, और आज की स्थिति, न उसके बाद, उनके जाने के बाद कोई उद्योग धंधा लग सकता,
इसी जगह का पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया। और जमींदारी उन्मूलन की जो बात आप की है उनके समय में किया गया, वह अभी तो जब राजनीतिक दलों को देखिए तो आज कोई उधर है, आज फिर इधर है, तो ये सारे नए जमींदार पैदा हुए और ये नए जमींदारी की प्रथा ये राजनीतिक दलों में इधर से उधर करने में और लूट और खसोट और पैसे का जो लेन देन हो रहा है वो सारा परिलक्षित हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री बाबू के समय में ही टाटा जो उस समय था जमशेदपुर जो जिसको हम कहते हैं, वो स्टील सिटी को लोगों ने कहा, उस समय के लोगों ने कहा कि आप इसको भी यहाँ इसका सरकारीकरण करें और इसका भी सरकारीकरण, लेकिन श्री बाबू ने कहा कि नहीं, ये जमशेदपुर जो है सो एक धरोहर के रूप में रहेगा और ज्यादा उद्योग और धंधे को यह जो है प्रतिष्ठान वो देगा। और देखिए फिर आगे आने वाले समय में उनका जो फोरकास्ट किया हुआ था वो किस तरह से हुआ। आज जमशेदपुर जो शहर है वो किस तरह से लोगों को रोजी रोजगार टाटा स्टील सिटी में, टिस्को में, टेल्को में और वहां के और भी दूसरे प्रतिष्ठानों में किस तरह से लोगों को नौकरी मिल रही है। और टाटा उनके द्वारा जो दिया गया जो छूट है उसका पूरा फायदा उठा रहा है, उससे पूरे देश को ही नहीं बल्कि विदेश में भी उसके लाभ लोगों को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार श्री बाबू के सारे चीजों की स्थिति को देखा जाए तो आज की जो स्थिति है इसमें राजनीतिक दलों का नंगा नाच हो रहा है, जबकि वो पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते थे। और आज के समय में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, चाहे वो राजनीतिक दल की व्यवस्था हो, चाहे वो दूसरे तरह की व्यवस्था हो, इसमें प्रजातंत्र में प्रजा जो होता है उसकी सरकार होती है, लेकिन ऐसा नहीं अभी लोगों को महसूस होता है कि आज की राजनीति में प्रजा उनके ऊपर शासन कर रहा है, लोगों का शासन है। और लोगों के शासन नहीं होने के कारण प्रजा में उद्विग्नता है और वो प्रजातंत्र को सोचने समझने और आज के राजनीतिक दलों को अपने स्वार्थ में से लोलुप पाते हैं। राजनीतिक दल आज लोगों के स्वार्थ का केंद्र बन गया है। और इस प्रकार श्री बाबू के जो समय का था, जो शासन की चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं, देखने को कहीं नहीं मिलती है आज के राजनीति आवाज उनकी तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पा रही थी। हमारे साथ डॉक्टर संजय पंकज जी हैं। अब कार्यक्रम के हम क्योंकि अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं, तो आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो एक कालक्रम में ह्रास हुआ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बाद की राजनीति का अगर हम तुलना करें, जैसा कि हमारा विषय भी है, तो आखिर इसका रूट कॉज और इससे उबरने के क्या तकनीक हो सकता है कि बिहार, क्योंकि जनतंत्र में जो मूल सत्ता है वो जनता के हाथों में है, लेकिन जनता अपनी शक्ति को पहचानने में कहीं ना कहीं असमर्थ है और उसे इसका भान नहीं है। तो आखिर वो कारण क्या है जिसने इस तरह की परिस्थिति पैदा की कि आज धनबल बाहुबल राजनीति पर हावी है और कहीं ना कहीं जनतंत्र में जनता की जो मूल शक्ति है उससे जनता अनभिज्ञ है। इसके विषय में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर संजय पंकज। अशिक्षा भी कारण है, बेरोजगारी भी कारण है, अभाव भी कारण है, गरीबी तो कारण है ही। जनता को जातियों में बांट दिया गया है, जनता कुंद मस्तिष्क हो गई है, जनता आज भी विवेकपूर्ण शिक्षा से बहुत दूर है। जनता अगर शिक्षित होती तो वह अपना नेतृत्व किसी नैतिक चरित्रवान के हाथ में सौंपती, लेकिन वह दलीय राजनीति में, जातीय राजनीति में, चकाचौंध की राजनीति में वह अपने गलत नेतृत्व का चुनाव कर लेती है। और गलत नेतृत्व जब भी जाएगा तो वह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा। जो चुनाव की प्रक्रिया है
सरकारी प्रक्रिया अपनी जगह पर, वह पूर्ण स्वच्छता के साथ, शुचिता के साथ चुनाव प्रक्रिया हो, इसके लिए बराबर चुनाव आयोग प्रयास करता है। लेकिन सच क्या है कि धन को पानी की तरह बहाया जाता है, जनता को भटकाया जाता है। एक तरह से जनता का वोट लोभ, लालच और प्रलोभन में फंसाकर खरीद लिया जाता है। जो वोट खरीद लिया जाएगा, जिसने कीमत चुकाई है, तो उस कीमत को वह भ्रष्टाचारण से वसूलेगा ही। इसलिए विकास की गति अवरुद्ध रहेगी, बाधित रहेगी, और कोई तथाकथित तात्कालिक विकास दिखेगा तो वह विकास भ्रष्ट होगा। इसी बिहार में कई ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने पुल का निर्माण किया। लोगों ने देखा कि दिन में वह पुल इंजीनियर साहब की कसौटी पर है, नियमानुसार है, और शाम होते होते छड़ खींच लिया गया। वह पुल जब ध्वस्त हुआ तो छड़ विहीन पुल देखकर लोग एकदम सकते में आ गए कि यह क्या बिना छड़ का भी पुल होता है। लेकिन यह निर्माण करने वाली जो कंपनी है, एजेंसी है, जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, और जो कमीशन लेकर इस तरह की प्रक्रिया को प्रचलन के रूप में कायम करने वाले हैं, तो इन तमाम चीजों से मुक्ति के लिए जनता को अपना नेतृत्व, नैतिकवान चुनना पड़ेगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों में अकूत विश्वास करते थे श्री बाबू। वे व्यक्ति को नहीं महान मानते थे, देश को महान मानते थे। वतन के प्रति जो निष्ठा थी, वह निष्ठा जनतांत्रिक थी, और जनता की संपूर्ण स्वतंत्रता के वे प्रबल पक्षधर थे। स्वावलंबन के पुजारी थे। अपना छोटा छोटा काम भी वे करते थे। इसके लिए अपने पीए पर या अपने सेवकों पर वे आश्रित नहीं रहते थे। जनतांत्रिक मूल्यों एवं मर्यादाओं के वे आदर्श थे। छोटी सी एक घटना है कि वे किसी भी कीमत पर मर्यादाओं के खिलाफ किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। 1946 में जब कांग्रेस की बिहार में मिनिस्ट्री बनी तो कृष्ण बल्लभ बाबू भी एक मंत्री बनाए गए थे। आपसी वैमनस्य के चलते कुछ विशिष्ट लोगों ने गांधी जी के नजदीक, जिस गांधी जी के प्रति उनका बड़ा सम्मान था, उनका बड़ा प्रभाव था श्री बाबू पर, उनके नजदीक जब शिकायत पहुंचाई, कृष्ण बल्लभ बाबू एक सांप्रदायिक व्यक्ति है, यह शिकायत पहुंचाई गई थी। वे हिंदू मुस्लिम राजनीति को प्रश्रय देते थे। कृष्ण बल्लभ बाबू के बारे में गांधी जी को बताया गया। गांधी जी ने पटेल साहब से बातें की। अंत में यह बात श्री बाबू के नजदीक पहुंची। श्री बाबू ने पूरी शालीनता से कहा, यह जिम्मेदारी मेरी है कि किसको मंत्री रखा जाए और किसको नहीं। अतः मैं नेता पद से इस्तीफा दे देता हूं। आपको जो उचित लगे करे, वरना मेरा भी विवेक है, मेरी भी दृष्टि है, मेरी भी समझदारी है, और किसी के कह देने से, किसी अनर्गल हस्तक्षेप से मैं अपने विश्वसनीय और योग्य नेतृत्व को पदच्युत नहीं कर सकता हूं। इसलिए अच्छी सरकार के गठन के लिए ठीक है कि व्यक्तिगत किसी से मेरा विरोध हो सकता है, लेकिन उसमें अगर गुण है तो ऐसे व्यक्तियों को मैं समादृत करूंगा और अपने साथ मैं बैठाऊंगा। इसी तरह से न्याय के वे उच्चतम आदर्श थे। तो ऐसे श्री बाबू के व्यक्तित्व में जो बहुआयाम है, व्यक्तित्व का जो बहुत विराट फैलाव है, उस फैलाव को जब तक जनता नहीं समझेगी, जनता नहीं आत्मसात करेगी, जनता जब तक नहीं देखेगी कि एक नेता का गुण क्या होना चाहिए, उससे सवाल करना चाहिए अपने नेता से कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। क्या राजनीति में सेवा के संकल्प के साथ आ रहे हैं या सत्ता लोलुपता के कारण आ रहे हैं। आप अपने ऐश्वर्य को, अपने वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं या सही अर्थ में जनता और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर आ रहे हैं। अपने क्षेत्र को विकास की गति देते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा में विकास के लाने के लिए आ रहे हैं, उसे वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आ रहे हैं, या अपनी 7वीं पीढ़ी तक के लिए संपत्ति एकत्र करने के लिए आ रहे हैं। एक पारदर्शिता होनी चाहिए। आखिर कोई राजनेता या कोई जनप्रतिनिधि एक ही वर्ष में किस तरह से वह धन का अंबार खड़ा करना शुरू कर देता है। एक बार हो गया, 5 वर्षों के लिए हो गया, उसकी संपत्ति न जाने कितनी गुनी बढ़ जाती है, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दंड विधान नहीं है। जनता भी इस बात को नहीं समझती है और जनता
अपने जात पात पर बटी रहती है, दल पर बटी रहती है, 5 साल के बाद फिर वही नकारा नेतृत्व क्यों जनता के बीच जाता है और जनता फिर उसका महिमा मंडन दल के नाम पर, जाति के नाम पर, धन के नाम पर करना शुरू कर देती है। ऐसा नेतृत्व जो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में है, उस नेतृत्व को जब तक नकारने का नैतिक साहस, जब तक यह निर्भीकता, यह बल, यह विवेक, यह दृष्टि जनता के भीतर नहीं आएगी, तब तक हम आमूलचूल परिवर्तन कि केवल चाहना करते रहें, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनता और नेता दोनों को जागृत करने के लिए, सजग करने के लिए समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आने की जरूरत है। अपनी बंद कोठरी की क्रांति से बाहर निकलकर, उसे बाहर आकर सच क्रांति के पथ पर अग्निधर्मा होकर चलने की निहायत जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सवाल और श्री बाबू पर चर्चा करते हुए, हम अपने आप को, श्री बाबू की चर्चा से हम अपनी संस्कृति का उन्नयन करते हैं, अपने संस्कार को परिमार्जित करने की दिशा प्राप्त करते हैं। हम उनका नामोल्लेख करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं, ताकि उन्होंने जिस तरह से धन्यता प्राप्त की, हम उनका अनुसरण करते हुए मनुष्य मानवीय जीवन को अपने होने की धन्यता हम उपलब्ध कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस महान मनीषी को आज हम स्मरण कर रहे हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन उस महान व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व का स्मरण कर रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में श्री बाबू और आज की राजनीति पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे थे प्रमुख साहित्यकार, एक अच्छे वक्ता और राष्ट्रीय स्तर के कवि डॉक्टर संजय पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे थे राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी, वो भी नेपथ्य में कहीं हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बिहार स्वाभिमान आंदोलन आप तमाम दर्शकों का, श्रोताओं का भी हार्दिक आभार। रहे थे, ऐसे ही विभिन्न विषयों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। मैं युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, शुभरात्रि। नमस्कार। कुशलता के साथ बिहार स्वाभिमान आंदोलन पर बिल्कुल समसामयिक विषयों को इतना फैलाव देते हुए जन जागृति पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, आपके विवेक, आपके वाक कौशल का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सेनानी करो प्रयाण अभय भावी, इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। प्रवीण जी और यह बिहार स्वाभिमान आंदोलन सारे आकाश पर विराजमान होकर सूर्य की तरह आलोकित करे समाज को और समय को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।